हेलो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में जो है मैं एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा आप सबसे। वो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में जो है इस सब्जेक्ट को दो ब्रांचेस में, मतलब कॉमन टू ऑल ब्रांचेस में इसको पढ़ाया जाता है। तो जनरली अभी अपन फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीन ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। आई एम दीपक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड आई विल बी योर ट्रेनर। तो इस वीडियो में जैसा कि देखिए, आज के लिए मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है आपका फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम। As you all are familiar about this topic, as you have already studied in your physics subject of the class 11th and 12th। और ये जो टॉपिक है फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम, जनरली स्टूडेंट्स को इसका आइडिया बहुत पहले से रहता है कि जैसे फोर्सेज जो है अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्सेज क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है और उसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है। तो दीज ऑल टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अवर स्कूल क्लासेस। और इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा चुके हैं अपने फिजिक्स में। सो यहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट में इन्हीं दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा अपन डीपली डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, दोनों टॉपिक्स को। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कि जैसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो इंजीनियरिंग में फोर्सेस के एप्लीकेशंस क्या हैं, इफेक्ट्स किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं अपने इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो इक्विलिब्रियम की कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और इक्विलिब्रियम कहाँ पर जरूरी है। तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने के पहले जो है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आप सबको मेरा सजेशन ये है कि आप लोग थोड़ा सा आपका जो 11वीं और 12वीं का फिजिक्स है उसको थोड़ा सा आप लोग देख के रखें, तो जिससे आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में पहले से आइडिया रहेगा कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। एक्चुअली ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग के, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे मैकेनिक्स की अगर अपन बात करें तो मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स, मैकेनिक्स इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। और मैकेनिक्स को अगर अपन डिफाइन करें तो यहाँ पर अपन मैकेनिक्स ना बोल के इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोले, दैट इज व्हाट सुटेबल फॉर दिस सब्जेक्ट। व्हाई इट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? बिकॉज इन दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द टोटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, मतलब जितना भी इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है वो जो है पूरा अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरी अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग में होता है। आप कोई भी मशीन की डिजाइन करते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स का डिजाइन करते हैं, तो वहां पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी का जो इंजन होता है, आपको नहीं मालूम होगा बट उस इंजन को हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में उसे आईसी इंजन बोला जाता है। तो आईसी इंजन में भी सोचिए उसका जो पिस्टन और सिलेंडर होता है, तो पिस्टन की भी उसमें बैलेंसिंग की जाती है। पिस्टन की बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पिस्टन। तो अब देखिए, जहां पर एक छोटा सा मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया कि जिस तरह से अपन पिस्टन की बैलेंसिंग करते हैं, तो उसी तरह से ईच एंड एवरी मैकेनिकल कंपोनेंट्स मस्ट बी बैलेंस टुगेदर। दूसरा की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके घरों में जो सीलिंग फैन लगे रहते हैं, वो सीलिंग फैन को आपने देखा होगा कि उसकी जो ब्लेड्स होती हैं, अपन तीन ब्लेड्स की बात करते हैं, तीन ब्लेड वाले फैन की। तो ऑल द थ्री ब्लेड्स ऑफ ए फैन आर सेट टू ए सर्टेन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग दीज ब्लेड्स एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री? So this is also set in order to maintain the condition of equilibrium। अब यहाँ पर ये equilibrium का ये थोड़ा बहुत मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर बता दिया। So now let us start our topic, forces and equilibrium। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो है हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रीरिक्विजिट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आपको जो है क्या क्या थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जो भी आपका फिजिक्स का मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपके दिमाग में उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। दूसरा जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे मैंने कुछ आपको दे ही दिए। एक पिस्टन सिलेंडर का आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, दूसरे आपके घरों के सीलिंग फैन का एग्जांपल दे दिया। और रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो जैसे सिंपल सी है आपका टेबल और कुर्सी है। जिस टेबल में आप बैठते हो वो टेबल भी जो है उसमें भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन होती है। कैसे मेंटेन होती है
कि आप बैठ रहे हो तो आपका जो खुद का वेट है, और वो वेट कहाँ लगता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और टेक्निकली यू कैन से दैट इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। व्हाट इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन? तो देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ मैकेनिक्स, तो मैंने डायरेक्शंस को ऐसे डिवाइड करके रखा है कि एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो आपका है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, और एक्स में अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड जा रहे हो, इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर आप कहीं ऊपर जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, अपवर्ड, तो अपवर्ड को हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वाई, और नीचे जा रहे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं नेगेटिव वाई। सो दीज आर सम साइन कन्वेंशन व्हिच we will follow in order to solve some numericals related to engineering mechanics। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, और जो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्सेस, their characteristics, and at the last we will try to solve some numericals related to these concepts। So this will come under exercise, even I will also give you a numerical to solve। लर्निंग आउटकम्स हम देखेंगे। लर्निंग आउटकम्स मतलब ये है कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या क्या सीखा, एंड एट लास्ट देयर आर सम रेफरेंसेस। सो प्री रिक्विसाइट में जैसे मैंने बता दिया कि आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द फोर्सेस, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, एंड लास्टली सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। एक्चुअली जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज कम्प्लीटली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। In case if we divide it in the term of paper, so you can divide it into 60:40 ratio। Actually 60% is the numerical part and 40% is only the theoretical part। So if you want to gain more and more credits in this subject, then you have to score maximum marks। So ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सवाल लगाते आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए। अब इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दूसरा जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करें, तो आपके पास अननोन वैल्यूज वाले इक्वेशन होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं, एटलीस्ट इफ यू हैव टू अननोन वैल्यूज, देन हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दीज टू अननोन वैल्यूज। ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो अगर दो अननोन है तो ऑब्वियसली बात है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू इक्वेशंस। सो दिस सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यू मस्ट बी एबल टू गिव आंसर्स एंड यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व बिफोर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। क्लियर? अब मैकेनिक्स की अपन बात करते हैं। नाउ अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, बट मैकेनिक्स की अगर अपन बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए है कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ relationship between the motion of the bodies and the forces applied to them। It describes, measures and relates forces with motion। Actually mechanics को दूसरे टर्म में अगर अपन डिफाइन करें तो actually mechanics is the branch of science। Already it is a branch of science in which we study about the forces, their effect, also not only the forces and the effects on the body, but also we are going to study the effect of forces in the motion। Suppose a body is moving with certain velocity, and if we apply certain forces, then what will be the effect of force in that body? So these all things we have to study in the mechanics। So mechanics is all about the study of the motion of the bodies and the forces applied to them। Now the mechanics is divided into two parts। First one is static, another one is dynamics। अब statics क्या होता है कि statics में देखिए है क्या कि study of forces, resultant forces, bodies in equilibrium but no acceleration। So as the name implies, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि statics is about the study of those bodies or those objects which are at rest। मतलब जो स्टैटिक कंडीशन में है, जो रेस्ट की कंडीशन में है, उसके बारे में स्टडी अगर अपन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका स्टैटिक्स में आएगा। अब स्टैटिक्स में देखिए पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ गया कि हमको किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करना है, those objects which are at rest or which are at the static condition। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि अब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्सेस को देखना है, उसमें रिजल्टेंट फोर्सेस कितने लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम को देखना है, और यहाँ पर तो लास्ट में है बट दे ऑल हैव नो एक्सेलरेशन। सो दिस इज स्टैटिक्स। दूसरी बात क्या है, अपोजिट अगर बात करें डायनेमिक्स की बात करें, तो डायनेमिक्स में क्या होता है
कि हम क्या करते हैं, ऐसी बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं कि जो बॉडीज किसमें है, मोशन में है, मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड मोशन। मतलब यहाँ पर हमको देखना है कि जो बॉडी मोशन में है तो उसमें क्या फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो अपन को डायनेमिक्स में देखना है। नाउ द डायनेमिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में देखिए क्या डिफरेंस होता है कि एक में जो है अपन केवल फोर्सेस को देखते हैं, उसके इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, और दूसरे में क्या होता है कि वी हैव टू कंसीडर द फोर्सेस आल्सो देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अराइज होता है हमारे दिमाग में। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कि अगर किसी बॉडी में आपने फोर्स लगाया और उस बॉडी का शेप चेंज हो गया, आपने कोई एफर्ट लगाया और उस बॉडी का शेप चेंज हो गया, तो क्या वो भी कोई फोर्स है? तो ये आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हो कि यस, अगर बॉडी में आपने फोर्स लगाया और उसका शेप चेंज हो गया तो इट इज ऑल्सो अ फोर्स, इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें फोर्स लगाया तो उसमें मोशन ना हो कि क्या हो गया, उसका शेप ही चेंज हो गया, कोई उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, तो वो भी अपन क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो अ फोर्स। सो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस शायद क्लियर हो गया होगा कि एक में क्या करते हैं, एक में अपन क्या करते हैं, ओनली वी हैव स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्सेस नॉट देयर इफेक्ट, बट सेकेंडली अपन क्या करते हैं, दोनों को स्टडी करते हैं, मतलब फोर्सेस एज वेल एज देयर इफेक्ट्स। नाउ अब देखते हैं फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। अब फोर्स की अगर बात करो तो देखो फोर्स में क्या क्या होता है। पहली बात तो हमको मालूम है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? Actually, vector quantities are those quantities which have both magnitude as well as direction. अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्स की बात करें तो फोर्स में है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दूसरा जो है हमको क्या देखना है, हमको यहाँ पर देखना है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। अब कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं ये आगे की स्लाइड्स में अपन डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन क्या है, टेक ऑफ कर रहा है, मतलब एकदम उड़ान भरने की उसमें पोजीशन में है। तो जैसे वो ग्राउंड से ऊपर उड़ने के लिए मतलब बनता है, तो एकदम उसका थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। अब उस समय क्या होता है कि उस एरोप्लेन पे जो है फोर्स के दो कंपोनेंट लग रहे होते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फॉरवर्ड मोशन के लिए, मतलब वो उसको आगे की ओर लेके जा रहा होता है, और एक कंपोनेंट जो होता है वो उसको ऊपर की ओर लेके जाता है। नाउ इमेजिन अगर वो जो दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट अगर जीरो हो जाए, मान लीजिए कि जो ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं वो वाला कंपोनेंट अगर आपका जीरो हो गया, तो केवल और केवल आपका जो एरोप्लेन है वो कहाँ जाएगा, वो नीचे की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर एरोप्लेन ना रह के वो क्या हो जाएगा, वो तो सिंपल आपका बस बन जाएगी, जैसे रोड में बस चलती है। और दूसरा अगर देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर वो जीरो हो जाए, तब क्या होगा कि जो आपका एरोप्लेन है इट विल बिहेव लाइक ए रॉकेट, वो एकदम रॉकेट बन के कहाँ चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा, तो इट विल आल्सो बी हार्मफुल। सो ये थोड़ा सा मैं आपको एक ह्यूमर के टर्म में समझा दिया कि दीज आर द टू कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर बात आती है, आप बोलोगे कि सर वाई ओनली टू कंपोनेंट्स, तो सो इन मैकेनिक्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक फोर्स के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू we only consider about the two components, and these two components who are perpendicular to each other are known as rectangular components। इसको हम कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तभी आगे अपन डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि फोर्सेस आर इन बैलेंस, मतलब जितना भी फोर्स लग रहा है बॉडी में वो किस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करते हो तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स, तो आपको एक लाइन में आंसर देना है कि व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इन एनी बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब किसी बॉडी में अगर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का इफेक्ट, टोटल इफेक्ट अगर जीरो है, मतलब उस बॉडी में कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, नाउ द चेंज इन द टर्म ऑफ मोशन, चेंज इन द टर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी देखने को अगर नहीं मिल रहा, देन यू कैन से दैट द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी द कंडीशन ऑफ equilibrium। Now the equilibrium may be classified into two types. First one is static equilibrium, another one is dynamic equilibrium।
Static equilibrium refers to those objects which are at rest, whereas dynamic equilibrium, अब dynamic equilibrium में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको पहले मैं समझाता हूँ फिर उसको डिफाइन करता हूँ। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल लेके निकले, अब वो मोटरसाइकिल लेके जब आप निकल रहे हो तो अगर आप उसको कांस्टेंट स्पीड पे रन करा रहे हो, मान लीजिए आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको रन करा रहे हो और उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब ना तो आप उसको इंक्रीज कर रहे हो ना तो डिक्रीज कर रहे हो, तब अपन ये बोल सकते हैं कि द बॉडी इज इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर उसकी स्पीड आप क्या करा रहे हो, चेंज हो रही, मतलब आपने घर से निकाला तब उसकी स्पीड आपने 40 किलोमीटर पर आवर पे रन कराया, फिर उसके बाद से आपने उसको और आगे बढ़ाया तो उसकी स्पीड और थोड़ी सी चेंज हो गई, तो उस तरह से क्या होता जाएगा, अगर स्पीड उसकी चेंज होती जाएगी तो it will not be in the condition of dynamic equilibrium. So what is the required condition to be for a object to be in dynamic equilibrium? That it remain in the constant acceleration position. अब तो यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन की बात है, देखिए कुछ कोर्सेज हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जैसे पहला है व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस, आप उसका नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन एक है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, देखिए मैंने वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मैंने आपको समझा दिया तो आपको इससे क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ड्रॉ ए डायग्राम विद 3 to 4 फोर्सेस। तो देखिए जितना मैंने इसमें समझा दिया आपको, आफ्टर viewing this video or listening to my voice, मेरी आवाज को सुन के, you must be able to answer these 3 questions. So try to solve these questions. Next देखते हैं अपन, अब 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं, तो ऑल फोर्सेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 4 फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं उसको अपन इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला होता है आपका ग्रेविटी से रिलेटेड, तो जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, वीक रेंज भी हो सकता है। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमिना। तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बट फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए फंडामेंटल फोर्सेस का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। एक होता है आपका वीक न्यूक्लियर, तो वीक न्यूक्लियर जो होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है या तो रेडियो एक्टिविटी के होता है। और लास्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो होता है वो शॉर्ट रेंज होता है। अब बात करते हैं अपन स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में आपके दिमाग में आता है कि व्हाट इज अ फोर्स, तो फोर्स जनरली जैसे अपन पढ़ते थे कि ए फोर्स क्या होता है, एन एक्सटर्नल एजेंट which produces or tends to produce, which destroy or tends to destroy the motion of any object. So this definition is according to as per the motion of the object. But what about when the body is at rest? अगर बॉडी रेस्ट में है तब आप फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो फोर्स क्या होता है, अ फोर्स इज अ डायरेक्टेड एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, मतलब एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर जो डायरेक्टेड एक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई, तो उस डेफिनेशन में क्या बताया कि द एक्शन टेंड्स टू मूव द बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। अब यहाँ पर टेंड्स टू मूव की बात करते हो, तो जैसे मैंने जो मोशन के टर्म में आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें जो टर्म आता है टेंड्स टू मूव, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन पे वो फोर्स लगा रहे हो और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में जो है फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, मतलब फोर्स को अपन ने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये जो है ये इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन, और ये जो इसके पैरेलल में अपन ने एक लाइन खींचा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी, मतलब इसके पैरेलल में जो लाइन खींची है इट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू पी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस की बात करें तो फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि फोर्सेस ऑकर्स इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। अब फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल और अपोजिट पेयर में होते हैं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। और जो सभी फोर्सेस का क्या होता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, बट वो डिफरेंट बॉडीज में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या होता है मैकेनिक्स में दो टाइप के फोर्सेस को अपन स्टडी करते हैं, एक होते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं बॉडी फोर्सेस। तो जो बॉडी फोर्सेस होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के। अब यहाँ पर देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका वेट लग रहा है, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये रिएक्शन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ आर।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टीज की क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए लाइन ऑफ एक्शन को मैं सिंपल समझा देता हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हो, तो इसके अपोजिट पॉइंट पे अगर आप एक फोर्स लगाओगे तो ये भी फोर्स जो है इट विल ऑल्सो गिव द सेम इफेक्ट एज दिस फोर्स वाज गिविंग। सो अगर मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस को अपन क्या करें, एक लाइन से ज्वाइन करें, तो ये जो लाइन बनती है इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है कि when two or more forces act at a point concurrently, their effect is that of a single force equal to the vector sum or resultant of the individual forces। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं कि आपका P1 है, दूसरा कौन सा है P2 है। तो ये जो P फोर्स लग रहा है ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इज द सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मतलब ये जो है जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं सभी का क्या होता है, सम होता है। तो रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ पी आई। क्लियर, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी का क्या है, समेशन है, आपका रिजल्टेंट है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा रिजल्टेंट के बारे में, फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको रिजल्टेंट के बारे में कि रिजल्टेंट क्या होता है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी का क्या होता है, समेशन होता है। अब अपन डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन Px बोलते हैं और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, Py बोलते हैं। तो जो आपका Px होता है वो होता है P cos थीटा, और थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये होता है P cos थीटा और ये होता है आपका P sin थीटा। तो इस तरह से दो कंपोनेंट इसके बनते हैं, किसके, फोर्सेस के। अब अपन क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी एज अ पार्टिकल। ना अगर अपन एक बॉडी को पार्टिकल के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए पूरी कंप्लीट बॉडी है और ये इस तरह से अपन इसको पार्टिकल के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है कि इफ वी इग्नोर रोटेशनल फोर्सेस ऑन ए रिजिड बॉडी वी कैन रिप्रेजेंट इट सिंपली एज ए पार्टिकल। मतलब अगर हम जितने भी रोटेशनल फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी में लग रहे हैं उसको सबको क्या कर दें, रिप्रेजेंट हटा दें, इग्नोर कर दें, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम एक पार्टिकल की तरह क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कब कर सकते हैं, जब क्या है, रोटेशनल फोर्सेस आर इन बैलेंस। मतलब जितने भी रोटेशनल फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं वो अगर बैलेंस है, मतलब कोई भी नेट मोमेंट वहां पर नहीं लग रहा, कोई भी मोमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो अपन बोल सकते हैं कि वो क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरा क्या कंडीशन होती है कि ऑल लाइंस ऑफ एक्शन पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। मतलब जितने भी लाइन ऑफ एक्शन है वो सभी क्या है, कॉमन पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्विलिब्रियम कब होता है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस आर इन बैलेंस, दैट इज द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है कि रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपकी जो बॉडी है वो किस कंडीशन में आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम के, कि जैसे देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है मैंने आपको दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। इसमें क्या है, क्या करना है अपन को, कैलकुलेट फोर्स F इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर I एंड J फॉर ए ब्लॉक ऑन ए स्लोप। मतलब एक स्लोप है, एक प्लेन है जो कि थीटा डिग्री से क्या है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का वेट कितना है, W है, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N, और यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि इस ब्लॉक को कहाँ खींच रहा है, इट इज पुलिंग द ब्लॉक टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। सो आपको इसमें जो फोर्स F है उसकी वैल्यू निकालना है, किसके टर्म में निकालना है, यूनिट वेक्टर्स I और J के टर्म में आपको निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, F के दो कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा और इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन फोर्सेस को समरी कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या अपन ने देखे, ग्रेविटी फोर्स देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब फोर्सेस की अगर प्रॉपर्टीज की बात करिए तो क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्सेस। तो इतने पॉइंट्स जो है अपन ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं।
कि इतने जो है यहाँ पर फोर्सेस का इतना होना चाहिए, इतने इसके क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम को अपन ने देखा, तो इक्विलिब्रियम में अपन ने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट है वो कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 0, देन ओनली द बॉडी इज सेड टू बी इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये एक एक्सरसाइज के लिए आपको मैं न्यूमेरिकल देके जा रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करिएगा कि इसमें है क्या कि a particle of mass 20 kg is at rest on a rough slope inclined at 20 degree to the horizontal. Actually it is degree, 20 degree to the horizontal. Now what you have to do, you have to draw a diagram to show the forces acting on the particle. Secondly, find the magnitude of the normal reaction force acting on the particle. Thirdly, find the magnitude of the friction force acting on the particle. Fourthly, find an inequality that the coefficient of friction between the particle and the plane must satisfy. So this is some exercise problems. इन problem को आप लोग try करिएगा, solve करिएगा, और solve करने के बाद you also have to submit this the solution of this question. तो देखिए दो problem मैंने आपको यहाँ पर दे दी आपके लिए, ये रेफरेंस के लिए है कि इन बुक्स का रेफरेंस रेफर करके मैंने स्लाइड बनाई है। तो जैसे एक शेम्स की बुक बहुत अच्छी आती है, ये फॉरेन राइटर की है, अगर इंडियन राइटर की अगर आप बात करिए तो ए.के. दयाल की बुक जो है वो सफिशिएंट है आपके इस वीडियो को कवर अप करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और आपको उम्मीद है काफी कुछ फोर्सेस के बारे में समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व और ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर टॉपिक्स, सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। Until then, thank you very much.